थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर रिवीजन करते हैं। हाँ, नीजल पहले इजी जो है नीजल। हाँ, अच्छा, सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर कॉमनिस्ट सर्जरी याद है कुछ? अच्छा, एसएमआर का फुल फॉर्म एनीवन? एसएमआर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमआर? सब नेक्स्ट, सब एम फॉर म्यूकोसल। सब मतलब नीचे एकदम, म्यूकोसा रहता है नीजल में। हम लोग को बाहर में जैसे स्किन रहता है, अंदर का जो कोटिंग है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। तो म्यूकोसा का नीचे जो डिसेक्शन होता है, सब म्यूकोसल रिसेक्शन। हाँ, तो उसको बोलते हैं, ऐसे याद करना है, सब म्यूकोसल रिसेक्शन और एसएमआर सर्जरी। हम लोग सब म्यूकोसल एसएमआर सर्जरी किस में करते हैं? इंडिकेशन ऑफ सब म्यूकोसल एसएमआर ऑपरेशन। इंडिकेशन इजी याद करो, क्यों करेंगे? गुड, सेप्टल डेविएशन। हाँ, सेप्टल डेविएशन 87% पब्लिक का होता है। करेंगे, हर किस में करेंगे। कितना परसेंट ऐसे डीएनएस किसी कितना परसेंटेज होता है नॉर्मली? डीएनएस 87% ह्यूमन का ही होता है। सेप्टम मतलब स्ट्रेट हम लोग बाकी 13% में रहते हैं, डेविएटेड रहता है। मोस्टली लेफ्ट साइड में डेविएटेड रहता है, नहीं तो राइट साइड में डीसी होता है। तो हम ऑल सेप्टम डेविएशन रहेंगे तभी तो नहीं करेंगे। अगर सिम्टोमेटिक है, कुछ सिम्टम डेवलप कर रहा है, तभी हम लोग सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर सर्जरी करेंगे। ठीक है, ऑल डेविएशन का जरूरत नहीं है सर्जरी का। तो सिम्टम क्या क्या है? फर्स्ट, हाँ, डेविएशन में क्या क्या होता है? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एक प्राइमरी। अच्छा, सेकेंड बोलो, अरे गलत होगा तो होगा, बोलो। हाँ, पेन कहाँ पर? साइनस में पेन होता है ना, हेडेक बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो हेडेक में करेंगे, साइनोसाइटिस के साथ हेडेक रहेगा तो करेंगे। अच्छा, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? और कहीं पर होता है यूस्टेशियन ट्यूब? हाँ, ब्लॉकेज से क्या होता है? रिकरेंट, हाँ, इन्फेक्शन ईयर। और रिकरेंट बोलो, हम तो दिखा रहे हैं, रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, सेप्टेम्बर डीएनएस रहने से ही ऐसे एसएमआर नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सेप्टोप्लास्टी नहीं करना पड़ेगा। अगर सिम्टोमेटिक रहा, सिम्टोम क्या क्या आएगा? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। अच्छा, ऐसा भी मरीज हो सकता है जिसका एसिम्टोमेटिक पीरियड हुआ, उसके बाद ग्रेजुअली वो सिम्टम डेवलप किया 36 एज में, तब भी हम लोग करेंगे। हाँ, अगर सिम्टम जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलीव नहीं हो रहा है, सिम्टोमेटिक पेशेंट हो गया, उसका हेडेक हो गया, क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तब हम लोग उसको सर्जरी करेंगे। और रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, मिडिल ईयर इन्फेक्शन से हो सकता है, और रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन में कर सकता है। और इंडिकेशन any other, as a part of any other surgery, as a part of any other surgery, सेप्टोराइनोप्लास्टी जिसमें एक्सटर्नल नेजल डेविएशन है, लेकिन इंटरनल उसमें भी एसिम्टोमेटिक है, लेकिन इंटरनल में डेविएशन है, तब हम लोग पार्ट एज ए पार्ट ऑफ राइनोप्लास्टी के पार्ट में भी सेप्टम करेक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा, और पहले होता था इस रूट से, पिट्यूटरी जब सर्जरी होता है, सेलाटर्सी का रहते हैं हम लोग का ब्रेन में, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, तो हम लोग उसको एक्सेस करते हैं एंडोस्कोपिकली थ्रू टुडे। आजकल हम लोग करते हैं थ्रू पोस्टीरियर एथमोइड एयर सेल्स एंड साइनस। पहले होता था थ्रू नेजल सेप्टम, एंड ट्रांससेप्टल, उसके पार्ट में भी हम लोग डीएनएस सर्जरी करेंगे, डीएनएस का। ठीक है, और कुछ? नोज में एक इंपॉर्टेंट है, इस सीजन में होता है, क्या होता है सिम्टम? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, क्या बोलते हैं टर्म? एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस में सेप्टल स्पार कॉमनली रहता है, और भी कॉज होता है एपिस्टेक्सिस का। तो सेप्टल स्पार रहेगा तो स्पारेक्टमी करने के लिए उसके साथ भी एसएमआर कर देते हैं हम लोग कभी। ठीक है, तो इंडिकेशन में क्या क्या हो गया? हाँ,
क्रॉनिक साइनोसाइटिस, हेडेक और रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन और हाँ वो तो फास्ट में ही बोलना है। एक नंबर हाँ फर्स्ट पॉइंट होगा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड पॉइंट होगा क्रॉनिक साइनोसाइटिस विथ हेडेक, थर्ड पॉइंट होगा रिकरेंट ऑफ ईयर मिडिल ईयर रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन, फोर्थ एंड फिफ्थ एज ए पार्ट ऑफ अदर सर्जरीज ट्रांससेप्टल ट्रांसफेनोइडल pituitary hypophyseectomy and as a part of septorrhinoplasty and last स्पारेक्टमी एपिस्टेक्सिस में रिकरेंट एपिस्टेक्सिस में इसमें स्पार को निकल जाएगा, उसमें भी हम लोग सेप्टेमर कर देंगे। क्यों सेप्टेमर करने का फायदा क्या है एपिस्टेक्सिस में? कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम लोग एपिस्टेक्सिस में स्पारेक्टमी और करेंगे? तो ठीक है स्पार को डेविएशन है तो उधर क्या है डेविएटेड पार्ट में जो अल्सर फॉर्म करता है वो रिकरेंस है, किंतु लेकिन एसएमआर क्यों करेंगे? अच्छा कोई भी सर्जरी के बाद हीलिंग होता है तो कैसे होता है? फाइब्रोसिस टर्म सुना, तो फाइब्रोसिस होगा एसएमआर के बाद भी। तो फाइब्रोसिस जब होगा उसमें जो वास्कुलर सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज होगा थोड़ा, फाइब्रोसिस में सेल माने वास्कुलर सप्लाई थोड़ा कम होता है, तब एपिस्टेक्सिस में उसमें इंप्रूवमेंट मिलता है। इसीलिए सिर्फ स्पारेक्टमी नहीं है, पूछ सकता है कोई जो अच्छा आंसर करेगा उसको पूछेगा जे हम लोग स्पार में ब्लीडिंग हो रहा है तो एसएमआर क्यों करेंगे उसमें? इसका आंसर ऐसे देना है कि उसमें जो फाइब्रोसिस होगा वो वास्कुलर सप्लाई को कंप्रेस करेगा, तब उसका एपिस्टेक्सिस में भी इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए स्पारेक्टमी के साथ एसएमआर भी किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो इंडिकेशन कितना हो गया? ठीक है इंडिकेशन याद हो गया। कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलो, एसएमआर का कॉन्ट्राइंडिकेशन, सेप्टोबास्टी का नहीं है, एसएमआर का कॉन्ट्राइंडिकेशन नेजल जो बोन का फ्रेमवर्क है कंप्लीशन होता है कितना साल में? ऑलमोस्ट एक आइडिया रफली 18 ऑलमोस्ट 17 18। सो उसके अगर बिलो एज का करेंगे, बिलो 17 ईयर्स के एसएमआर नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बाद फिर उसका ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुआ तो मैच्योरिटी आने में देर लेट है, फिर डेविएशन हो जा सकता है, फिर न्यू ब्रोन ग्रोथ हो सकता है, सुतरां बिलो 17 ईयर्स नहीं किया है। एक नंबर। सेकेंड पॉइंट, नाक में कोई सर्जरी हम लोग अगर इन्फेक्शन रहेगा किसी जगह में करते हैं क्या? सो एक्यूट स्टेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें हम लोग सर्जरी नहीं करेंगे, कोई भी नेजल सर्जरी, सिर्फ एसएमआर के नहीं है, अदर सर्जरी का अगर पॉलीपाइडिल फेस किया तो उसमें नहीं होना चाहिए अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये दो हो गया एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिव जो अदर सर्जरी में कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा कुछ बोल सकते पॉइंट? कोई सर्जरी का कॉन्ट्राइंडिकेशन? गुड, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल बोलना पड़ेगा, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन डायबिटीज, गुड एक पॉइंट। और क्या पॉइंट हो सकता है? जनरल कंडीशन खराब है कि जनरल कंडीशन खराब ओटी करा जाबे ना कि होबे? ब्लड रिलेटेड एनी? गुड, एनीमिया। एनी अदर ब्लड रिलेटेड? यस गुड, कोआगुलेशन जिसमें हाँ उसमें हम लोग कार्ड लगाएंगे तो बीटीसीटी उसका नॉर्मल लिमिट में आएगा, एपीटीटी आईएनआर ये सब देखते हैं क्यों? इसीलिए जी अगर सर्जरी करने के बाद और एस्पिरिन स्टॉप करते हैं हेमोरेजिक जो डिसऑर्डर है उसमें नहीं दे करेंगे, क्योंकि एस्पिरिन भी स्टॉप करना है 7 डेज बिफोर, फार्माकोलॉजी में पढ़ा है ना, एस्पिरिन स्टॉप करना है कितना दिन पहले सर्जरी का? 1 वीक 7 डेज पहले। क्यों करते हैं? इसीलिए जो उसमें कोआगुलेशन फैक्टर सब ठीक से काम नहीं होगा तो ब्लड का हेमोरेज होगा। अच्छा तो ब्लीडिंग ब्लड का टू रीजंस, एक बोला एनीमिया और एक बोला कोआगुलेशन प्रॉब्लम। और जनरल कंडीशन में जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अच्छा ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन पॉइंट, ठीक है, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। अच्छा पेशेंट का हम लोग कौन सा एनेस्थीसिया में करते हैं? एसएमआर देखे हो ना सर्जरी ओटी में? कोई भी सेप्टोबास्टी लोकल तो करते ही,
और कुछ स्पाइनल, यहाँ के ऊपर स्पाइनल होता नहीं है, यहाँ क्या दिया जाता है स्पाइनल करके एपिड्यूरल बोल के एक एनेस्थीसिया होता है। अच्छा इसमें नहीं होता है, इसमें कोई भी नहीं करते अंडर जनरल एनेस्थीसिया। और जनरल एनेस्थीसिया किस में करेंगे, चिल्ड्रन में और अनकोऑपरेटिव, दैट में बी एडल्ट, दैट में बी चिल्ड्रन, दैट में बी, ठीक है। तो जीए देता है, जनरल एनेस्थीसिया देता है और लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया जिसमें एडल्ट में करेंगे और जनरल एनेस्थीसिया जिसमें अनकोऑपरेटिव पेशेंट में जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। अच्छा पोजीशन ऑफ द पेशेंट, सर्जरी नेजल एनी सर्जरी, सुपाइन, गुड, और एनी अदर सुपाइन। टेबल का पोजीशन हेड अप, 45 डिग्री नहीं 15 डिग्री हेड अप, स्लाइडली हेड अप। क्यों, इसका कॉज क्या है, तो उसके लिए थोड़ा हेड अप करते, मतलब तो ऐसे ही रटना नहीं है, उसको लॉजिकली याद रखना है। हाँ एनेस्थीसिया हो गया, पोजीशन हो गया। अच्छा पेशेंट कोई भी नेजल सर्जरी नहीं दिखा है, घोष ये सर टीका सर एक दिखाया था ना, ऐसे में दिखाया था। तो हाँ तो पोजीशन क्या था, लोकल में हुआ था ना जनरल एनेस्थीसिया, वो फेस कराया था एंडोस्कोपी, सेप्टोप्लास्टी देखा है। अच्छा एंडोस्कोपी एसएमआर किए थे, तो उसमें एनेस्थीसिया क्या दिया था। अच्छा उसके बाद क्या किया, कुछ स्टेप याद है, हम लोग लोकल एनेस्थीसिया इनफिल्ट्रेट करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया कितना फॉर्म में होता है, इंजेक्टेबल, सरफेस पढ़ाया था ना, याद है कुछ, वो तो जनरल एनेस्थीसिया पढ़े। सॉल्यूशन ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया, हाँ ट्रॉपिकल स्प्रे फॉर्म में भी दे सकते हैं, हाँ जेल फॉर्म में भी दे सकते हैं। स्प्रे फॉर्म में कितना परसेंटेज रहता है, 10 to 15, पहले 15 मिलता था, आज 10 ही मिलता है, जालोगन लिग्नोगन स्प्रे मिलता है। और जेल जो मिलता है 2%, जिसमें हम लोग राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं, नेजल इंटूबेशन के टाइम यूज करते हैं, नाक में पेन कम हो इसीलिए। अच्छा इसके बाद हम लोग 4% जाइलोकेन सॉल्यूशन होता है, उसको भी हम लोग गॉज में म्यूकोसा का होता है, सोक करके वो गॉज से नेजल कैविटी को हम लोग पैक करते हैं, ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं। पहले स्प्रे कर लेते हैं, कोई करता है नहीं करता है, स्प्रे में ही कर देते हैं नेजल कैविटी में। उसके बाद गॉज पीसेस को हम लोग 4% जाइलोकेन में सोक करके उसको नेजल पैक देते हैं, क्यों, सरफेस एनेस्थीसिया के लिए, हाँ टॉपिकल अप्लाई। उसके बाद हम लोग नेजल सेप्टम को बोथ साइड को इन केस ऑफ एसएमआर हम लोग इनफिल्ट्रेट करते हैं विथ 2% जाइलोकेन सॉल्यूशन। इसमें अगर हम लोग एड्रेनालिन वेसोकॉन डाइल्यूशन करके देंगे तो कुछ एडवांटेज होगा, हाँ लेस ब्लीडिंग। तो हम लोग एक्चुअली नेजल सर्जरी में खूब ज्यादा ब्लीडिंग होता है, इसलिए हम लोग जाइलोकेन विथ एड्रेनालिन सॉल्यूशन को इनफिल्ट्रेट करते हैं। अच्छा जो इनफिल्ट्रेट होता है उसमें ही लेकिन एड्रेनालिन होता है, बाकी सब में एड्रेनालिन देके कोई फायदा है कि नहीं है। हम लोग जब फेस करते हैं तब जो साइनस के अंदर में हम लोग वेसोकॉन और जाइलोकेन का सॉल्यूशन बनाकर उसको देते हैं इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो हाँ इनफिल्ट्रेशन किया, इनफिल्ट्रेशन का फायदा क्या है, जिसमें एसएमआर ऑपरेशन के इनफिल्ट्रेशन कर रहे हैं 2% विद हेल्प विद जाइलोकेन विद एड्रेनालिन सॉल्यूशन से, इसका दो फायदा है बोल रहे। एक फायदा क्या है, क्यों दे रहे, एक तो है लेस ब्लीडिंग, उसके एड्रेनालिन लोकल एनेस्थीसिया करने के लिए दे रहे हैं, हाँ कम होगा, हम लोकली एनेस्थीसिया कर रहे हैं टोटल जगह को। दूसरा है इसमें हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं, जो बोन है जो कार्टिलेज है उसके ऊपर पेरिकॉन्डियम और पेरियोस्टियम लेयर रहता है, उसके बाद म्यूकोसा रहता है। तो इसको अलग करने के लिए बोन से वो पेरियोस्टियम को हम लोग इनफिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रो डिसेक्शन होता है तो हम लोग को सर्जिकल डिसेक्शन कम करना पड़ेगा, उसमें ही हो गया स्टेप। हाँ तो हाइड्रो इंसिशन देना आसान होगा, उससे क्या होता है नहीं इनफिल्ट्रेट देके अगर इंसिशन देने जाओगे तब उसके साथ कार्टिलेज भी काट जाएगा, अगर कार्टिलेज काट के उधर वाले इंसिशन म्यूकोपेरियोस्टियम फ्लैप दोनों साइड का पेरिकॉन्डियम फ्लैप टियर हो जाएगा, तब सेप्टल परफॉर्मेंस से डेवलप। इसीलिए हाइड्रो डिसेक्शन खूब इंपॉर्टेंट है इस सर्जरी में।
अगर जनरल एनेस्थीसिया हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं तब क्या इन्फिल्ट्रेशन करेंगे? एसएमआर ऑपरेशन जब देखे हो करेंगे। क्यों? दूसरा पॉइंट के लिए मैंने जो बोला, जो हाइड्रोडिसेक्शन बहुत जरूरी है सर्जरी में। अगर विदाउट हाइड्रोडिसेक्शन हम लोग सेप्टोबस्टी एसएमआर करने जाएंगे तो फेलियर होगा, क्यों? उस फ्लैप टियर होगा ही होगा। तो हाइड्रोडिसेक्शन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया दोनों में हम लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। हाँ, तो हाँ, उसके बाद इंसिशन। इंसिशन कैसे होता है इन केस ऑफ एसएमआर ऑपरेशन? फॉर लेट कमर, फुल फॉर्म ऑफ एसएमआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमआर? एस फॉर साब, एम फॉर म्यूकोसल, आर फॉर रिसेक्शन। हाँ, क्यों सबम्यूकोसल रिसेक्शन नाम क्यों है? प्लेन जो सामिको से नीचे में रिसेक्शन होता है, उसका नीचे जो भी पार्ट्स है उसको रिमूव हो जाता है, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, इंसिशन, तो इंसिशन कैसा है इसमें? सी सेपेड, गुड। तो सी कैसे है, कौन साइड में देंगे? लेफ्ट साइड नेजल सेप्टम का लेफ्ट साइड ना राइट साइड में? कौन साइड है? इट डिपेंड्स ऑन either surgeon is left handed or right handed, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड को इस साइड में करने में उल्टा होगा तो नहीं कर पाएगा। लेफ्ट हैंडेड करेंगे राइट साइड इंसिशन, अगर सर्जन राइट हैंडेड है उसमें। और कोई सर्जन डेविएशन के अगर एंटीरियर डिसलोकेशन है उसमें भी इंसिशन थोड़ा इधर उधर करते हैं। हाँ, तो राइट हैंडेड भी लेफ्ट हैंड से करना पड़ता है, किसी इंडिकेशन है वो उतना डीप में यूजी में नहीं जाएगा। तो इंसिशन ऑलवेज फॉर राइट हैंडेड सर्जन, लेफ्ट साइड ऑफ म्यूको जंक्शन एट द जंक्शन ऑफ, अच्छा सी, अच्छा ठीक है, पहले सी सेपेड और कॉन्वेक्स, आउटवर्ड्स नहीं इनवर्ड्स, ऐसे सी देना है। क्यों? ऑल में लॉजिक है, इनवर्ड्स क्यों नहीं देंगे? हम लोग क्या करते हैं, स्पेकुलम किलियन वो शेप कैसा होता है, उसको अगर रिट्रैक्ट करेंगे तो फ्लैप जो है साइड में, अगर हम लोग ऐसे देंगे फ्लैप, अगर स्किन इंसिशन का फ्लैप जो है उसमें आएगा तो कौन से में इजी होगा? टीयर नहीं होगा। हाँ, इसीलिए आउटवर्ड्स होता है। इंसिशन का जो है मतलब इसमें के ये नहीं है ना, चौक वगैरह कुछ है? नो। अच्छा, आउटवर्ड्स कॉन्वेक्सिटी रहता है, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ म्यूकस एंड स्किन, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन में। हाँ, क्यूटेनियस के जंक्शन में देते हैं। और सेप्टोबस्टी में इंसिशन याद है, ठीक है, चलो। अच्छा, तो कॉन्वेक्सिटी का कॉज क्या है, ठीक है, अगर उसमें उल्टा देंगे तो टीयर हो जाएगा फ्लैप। अच्छा, उसके बाद इंसिशन दिया, उसके बाद हमारा क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? टू एलिवेट द, क्या क्या है, किसको एलिवेट करेंगे? फ्लैप, कौन सा फ्लैप? म्यूको, उसका टर्म है म्यूको पेरिकॉन्डियम, कॉन्डियम रह गया, और उसके बाद नेक्स्ट में म्यूको पेरिओस्टियम फ्लैप। म्यूको पेरिकॉन्डियम देन म्यूको पेरिओस्टियम हैव को एलिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फियर्स एलिवेटर। हाँ, जो फियर्स एलिवेटर इंस्ट्रूमेंट है वो बढ़ाएंगे बाद में, तो फियर्स एलिवेटर यूज होता है। और इंसिशन किस इंस्ट्रूमेंट से देंगे? थोडिकम नेजल स्पेकुलम से, जो छोटा रहता है, ओपीडी में यूज होता है, उससे इंसिशन देंगे। उसके बाद जब फियर्स एलिवेटर से एलिवेट करेंगे उसके बाद किलियंस जो नेजल स्पेकुलम रहता है लंबा ब्लेड वाला वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या होता है पूरा फ्लैप एलिवेट किया। अगर इस स्टेप को हम लोग एंडोस्कोप के साथ भी कर सकते हैं, स्पेकुलम ना देखे मॉनिटर में देख के, उसको एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूरा फ्लैप को एलिवेट कर दिया, ऑपोजिट साइड जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दूसरा साइड को कैसे करेंगे? ऑपोजिट साइड का एलिवेशन, हाउ टू रीच द ऑपोजिट साइड? হ্যাঁ, কি দিয়ে ঢুকবো? সেটা তো কি দিয়ে কি করে যাব? অপোজিট সাইডে কি আলাদা ইনসিশন দেব? হ্যাঁ, কোথায় इंसिशन देव? एक साइड का फ्लैप हम लोग एलिवेट कर दिए फियर से, दूसरा साइड कैसे रीच करेंगे?
सेप्टल कार्टिलेज में एक इंसिशन देके विंडो क्रिएट करेंगे। अच्छा, जो इंसिशन देंगे सेप्टल कार्टिलेज का, जो स्किन इंसिशन है उसको पैरेलल देंगे, ना थोड़ा बाहर तरफ देंगे ना थोड़ा पीछे देंगे, वो भी वर्टिकल इंसिशन देंगे, हॉरिजॉन्टल इंसिशन तो नहीं देंगे, तब इंस्ट्रूमेंट हम लोग फियर से एलिवेट नहीं कर पाएंगे। तो वर्टिकल एक इंसिशन देंगे कार्टिलेज के ऊपर, मतलब सेप्टल कार्टिलेज के ऊपर एक विंडो क्रिएट करेंगे। तो उधर क्या आएगा, ऑपोजिट साइडेड पेरिकॉन्डियम, हाँ, म्यूकोपेरिकॉन्डियम फ्लैप जो आएगा वो एलिवेट, उसको एलिवेट करना है। तो इंसिशन जो है वो क्या एक ही इंसिशन में दे देंगे, जो स्किन इंसिशन था नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? अगर एक ही में इंसिशन देंगे तब उसमें क्या होगा, ऑपोजिट जो, हाँ सेप्टल क्यों हो सकता है उसको तो ये लॉजिक में बोलना है। तो ऑपोजिट साइडेड जो म्यूकोपेरिकॉन्डियम फ्लैप है उसमें भी अगर इंसिशन पड़ सकता है, तब क्या होगा, एक इधर से उधर पूरा एकदम टनल बन जाएगा, तो उसमें सेप्टल परफोरेशन होने का चांस बनेगा। सो हम लोग जो कार्टिलेज इंसिशन देंगे थोड़ा डीपर प्लेन में देंगे, एक्सटर्नल रहेगा स्किन इंसिशन, उसके पीछे में थोड़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा कार्टिलेज एक्सपोज रहेगा, उसके बाद वो कार्टिलेज को एलिवेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट साइड जो ऑपोजिट साइड का पूरा म्यूकोपेरिकॉन्डियम म्यूकोपेरियास्टम एलिवेट किया, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे हमारा ऑपरेशन में सो सामने से जाएंगे सेप्टम को, तो सामने क्या रहता है, सेप्टल कार्टिलेज। अच्छा, सेप्टल कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस नेचर में कैसा है, कार्टिलेज जो होता है ब्रेक हो जाता है, बोन ब्रेक होता है, सॉरी बोन्स ब्रेक होता है, कार्टिलेज ब्रेक होता है इलास्टिक। तो उसको अगर रिमूव करने जाएंगे तो पूरा कार्टिलेज ही निकल के आ जाएगा। सो हम लोग अगर पूरा कार्टिलेज निकल देंगे तो क्या डिफॉर्मिटी, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, सैडल नोज हो सकता है, और इसमें कोलुमेला रिट्रैक्शन हो सकता है। हाँ, कोलुमेला का अगर तो दो रिम रखना है, एक ऊपर में और एक यहाँ पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। क्या क्यों, वो जो सैडल नोज नहीं होगा, ब्रिज कोलैप्स नहीं करेंगे, और यहाँ कोलुमेला को थोड़ा रखेंगे एक स्ट्रिप ऑफ कार्टिलेज, ये कोलुमेला रिट्रैक्शन ना हो इसलिए, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट रहेगा कार्टिलेज का पूरा रिमूव कर देंगे सेप्ट एसएमआर में। हाँ, उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट जो बोन है मेन बोन भोमार, उसको रिम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कार्टिलेज अगर कोलुमेला में अगर रहता है, जो बाद में डिस्कशन करते हैं उसको। अच्छा, बोन्स आएगा, मेन बोन आएगा भोमार, सामने जो मिलेगा। तो बोन जो इजीली ब्रेक करता है, कार्टिलेज का तो इलास्टिक नहीं है, तो हम लोग उसको लाक्स फॉर्सेप्स से ऐसे साइड बाय साइड मूवमेंट करते हैं, उससे ब्रेक हो जाता है, पीसेस करके निकल लेते हैं जो भी डिवाइडेड पार्ट है। अगर खूब पीछे की तरफ पोस्टेरियरली और सुपीरियरली स्ट्रेट रह गए, परपेंडिकुलर पे जाकर एथमॉइड जो रहता है ऊपर में, अगर उसको बोनी एकदम थिन बोन रहता है, बहुत ही एकदम पेपर थिन, तो उसको अगर रिमूव कर स्ट्रेट अगर रहेगा, रिमूव की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद रोस्ट्रम ऑफ स्फेनोइड आता है, और नीचे में है उधर में जो है स्पार्क जो फॉर्म करते हैं, जो मैक्सिला का जो क्रेस्ट रहता है, मैक्सिलरी क्रेस्ट और नेजल बोन का क्रेस्ट, वो सब भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ गाउज एंड हैमर रिमूव कर देते हैं। वो बहुत हार्ड रहता है, इसीलिए हैमर एंड गाउज से, हाँ, एंट्री से पोस्टीरियर जो स्पोनी पार बोलते हैं, तो यहाँ एंट्री ले रहता है फ्रंटल ये मैक्सिलरी क्रेस्ट, और पीछे रहता है जो पैलाटाइन क्रेस्ट होता है, वो क्रेस्ट को हम लोग विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर चीज आउट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो ब्लीडिंग पॉइंट होता है, पहले किया नहीं ऐसा है, तो आजकल कॉटरी से उसको कोआगुलेट कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो सेप्टल हीमाटोमा जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह पहले होता था आजकल नहीं होता है, इसीलिए तो उसको कोआगुलेट कर देंगे। अगर कॉटरी नहीं है तो ऐसे ही छोड़ेंगे, प्रेशर से ही ब्लीडिंग बंद करना होगा। अच्छा, इसमें स्टेप, अच्छा उसके बाद ऊन रिमूव हो गया, सर्जरी खत्म हो गया, सबमिकोसल डिसेक्शन। हाँ, अच्छा, इसके बाद ऊन क्लोजर करना पड़ेगा। ऊन क्लोजर कैसे, हाउ टू क्लोज द ऊन? हाँ, कोई सर्जन करता है, कोई सर्जन नहीं करता है। करने के बाद एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ही है। अगर सुचरिंग करेंगे उसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। एडवांटेज ऑफ स्टिचिंग ऊन क्या हो जाता है, फ्लैपी सेप्टम हो जाता है कई बार।
अगर जो सांस फैल रहा है राइट नोज का सेप्टम कभी राइट में कभी लेफ्ट में मूव कर सकता है, उसको सुचरिंग अगर कर देंगे तो उसको फार्म थोड़ा रहेगा, इसीलिए ऊन सुचर करते हैं। दूसरा होता है कभी कभी साइनिका फॉर्मेशन भी होता है, अगर फ्लैप को नेजल प्लग रिमूव कर दिया आफ्टर 48 आवर्स, देन फ्लैप लैटरल वॉल में चिपक गया तो उसमें साइनिका फॉर्मेशन है, ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, जो ब्लीडिंग का कलेक्शन है वो इजीली बाहर आ जाएगा, सो सेप्टल हीमाटोमा नहीं फॉर्म करेगा, तो करना ही सही रहेगा, ऐसे देखा है हम लोग। हाँ, सुचरिंग का बात बहुत सारे बुक में लिखा है, कोई कोई सर्जन सुचरिंग नहीं करता है आजकल, लेकिन मैक्सिमम केसेस में सुचरिंग होता है। अच्छा, सुचरिंग हो गया, उसके बाद क्या नाक को ऐसे ही छोड़ देंगे ना, नेजल कुछ पैकिंग। अच्छा, नेजल पैकिंग कितना तरह का होता है, एंटीरियर नेजल पैकिंग एंड पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। इसमें क्या है, एंटीरियर नेजल पैकिंग करेंगे क्योंकि पोस्टीरियर जो नेजोफेरिंक्स में कुछ सर्जरी का टच नहीं हुआ। सो एंटीरियर नेजल पैकिंग कैसे किया जाता है कन्वेंशनल मेथड में, with the help of ribbon gauze soaked with liquid paraffin and antibiotic and solution or antibiotic ointment। उसके हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसमें गॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, नेजल कैविटी में पैक करते हैं। और आजकल ऐसा नहीं होता है, वो ऑब्सोलीट और ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है, तो डिफरेंट मटेरियल्स आर अवेलेबल लाइक नॉट जेल फॉर्म, इट मेरोसेल। वो एक जेल फॉर्म की तरह चीज है जिसमें हम लोग फ्लूइड देते हैं तो एक्सपेंड कर जाते हैं नेजल कैविटी में। हाँ ना, जस्ट लाइक स्टिक ऑफ आइसक्रीम, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको पानी नहीं तो वाटर क्लॉट ऐसे ड्रॉप को सॉल्यूशन देते हैं, नहीं तो वेसोकॉन उसमें मिलाकर एनएस में मिलाकर देते हैं, उसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है और वो जो उसमें एक्सपेंशन हो जाता है नेजल कैविटी का तो पैक फॉर्म कर जाता है। तो उसमें क्या है, पेन जो ट्रॉमा होते हैं हम लोग को ड्यू टू कन्वेंशनल नेजल पैकिंग, तो ट्रॉमा कम होता है, तो उसमें साइनिका इन पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम होता है। और अगर सेप्टल परफोरेशन का मेन कॉज लेकिन है, बोलता है वो सब ट्रॉमा टीयर फ्लैप, लेकिन मेन कॉज जो है ये नेजल पैकिंग है। नेजल पैकिंग का जो प्रेशर पड़ता है, ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, उससे ही एक्चुअली नेक्रोसिस होता है फ्लैप में, इसीलिए सेप्टल परफोरेशन होता है, स्टडी में दिखा गया है। लेकिन बुक में लिखा है नेजल सेप्टल परफोरेशन का जो कॉज है वो टीयर है, फ्लैप टीयर, लेकिन फ्लैप टीयर कोई नहीं है, फ्लैप टीयर को रिपेयर किया जा सकता है 100%, लेकिन वो जो प्रेशर ड्यू टू प्रेशर में ही सेप्टल परफोरेशन होता है, ज्यादा प्रेशर पड़ने से। प्रेशर का उसमें मतलब मुश्किल है, डिफरेंट नेजल कैविटी का साइज डिफरेंट होता है, तो उसमें कितना गॉज जाएगा, कितना प्रेशर है, किसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है, तो नेजल जो मेरोसेल पैक मिलता है उससे ये सब कॉम्प्लिकेशन इसमें होता नहीं है। अच्छा, एक बार आप क्या है ओटी में हम लोग उसके बाद इसको ड्रेसिंग से कवर अप करेंगे। हाँ, पैक कर दिया नेजल कैविटी के, उसमें बाद उसको कवर करेंगे गॉज से, देन इलास्टोपास्ट नहीं तो जो क्या बोलते हैं माइक्रोपोर्ट से, एडिसिव टेप से हम लोग नेजल कैविटी का बाहर से ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑफ केयर, पोस्ट ऑफ केयर इन्फेक्शन का चांस घटाने के लिए एंटीबायोटिक देंगे, पेन रहेगा ना, एनाल्जेसिया देंगे। अच्छा, उसके नाक में अगर तुम्हारा कोई पेपर वगैरह घुसा दे, कुछ सिम्टम होता है स्नीजिंग, तो पैक दिया उससे स्नीजिंग आएगा कि नहीं आएगा, तो एंटीहिस्टामिनिक देंगे। ठीक है। 3 मेन इंपॉर्टेंट है, पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिन स्नीजिंग के लिए। ठीक है। उसके साथ हम लोग कभी कभार अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो आईवी फ्लूइड भी देते हैं, और जैसे हाइपरटेंशन देख के वो सब डिसाइड करना होता है। अच्छा, डाइट कैसे रहेगा आफ्टर सर्जरी, डाइट का फॉर्म सॉफ्ट, सेमी सॉलिड, हार्ड, नॉर्मल डाइट, हार्ड नहीं बोलते, नॉर्मल डाइट नहीं, सॉफ्ट, ऑलवेज सॉफ्ट डाइट आफ्टर नेजल सर्जरी। ड्यू टू मैस्टिकेशन के साथ वो क्या होता है, वो प्रेशर बढ़ता है इसमें, तो उसमें ऊजिंग बढ़ जाता है। सो डाइट शुड बी सॉफ्ट एंड soft, then after 2 days after removal of nasal plug, semi solid, then gradually after 7 days normal diet, first liquid diet any surgery, after any surgery, and cold or hot और नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, पहले क्या देंगे, कोल्ड देंगे थोड़ा। हाँ, नेजल से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लीडिंग का चांस लॉस होगा। एपिसेक्सिस में जैसे हम लोग बोला
ये कोल्ड कोल्ड डाइट, हाँ हॉट डाइट एकदम अवॉइड करना है। हाँ टॉन्सिल में भी डाइट क्या था याद है? कोल्ड डाइट, उधर आइसक्रीम देते हैं फर्स्ट हम लोग आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी। तो अच्छा डाइट हो गया। अच्छा रेस्ट हम लोग कैसे पोजीशन क्या रखेंगे पोस्ट ऑफ पोजीशन में? थोड़ा सेमी सेटिंग पोजीशन, हाँ सुपाइन भी नहीं सिटिंग भी नहीं। सिटिंग रहने से भी ये आएगा और सुपाइन निकलने से क्या होगा? सुपाइन से क्या प्रॉब्लम होगा? नेजल साइज में नाक में पैक है, क्या प्रॉब्लम? आइडिया से बोलो, सांस कहाँ से लेगा? ब्रीदिंग थोड़ा सुपाइन रहने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, इसलिए सेमी सिटिंग माउथ ब्रीथ करना पड़ेगा। अच्छा पैक रिमूवल आफ्टर 42 hours, previously it was done after 24 hours, now it is 42 hours to 72 hours। मेरोसेल पैक थोड़ा ज्यादा रहता है, उसमें प्रेशर भी कम रहता है, इसीलिए मेरोसेल पैक में 72 hours to 42 hours। और जो गॉज पीस रहता है उसमें पेन बहुत ज्यादा होता था, तब थोड़ा 42 विदिन 42 आवर्स में रिमूव हो जाता है। 48 आवर्स सॉरी 42 बोल। अच्छा पैक रिमूवल हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन वेरी इजी। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी सर्जरी, हेमरेज ब्लीडिंग, हाँ हेमरेज टॉन्सिल में था सेकेंडरी प्राइमरी रिएक्शनरी, इसमें एक ही है ड्यूरिंग सर्जरी और पोस्ट, इसमें वो डिफारेंस नहीं है। হেমারেজ না আলাদা, রিঅ্যাকশনারি হবে একটা হবে 48 আওয়ার্স এর পরে একটা 7 ডেজ এর পরে, ঠিক আছে 7 ডেজ, হ্যাঁ 7 ডেজ পরে যেটা রিঅ্যাকশনারি, হ্যাঁ সেকেন্ডারি ইনফেকশন থেকে নামটা আসবে, কোথাও মনে রাখবে টার্মটা মনে রাখতে হবে, সেকেন্ডারি ফর সেকেন্ডারি ইনফেকশন। রিঅ্যাকশনটা জাস্ট ব্লাডের প্রবলেমের জন্য শরীরের প্রবলেমের জন্য হচ্ছে, যেটা 42 আওয়ার্স ফর দ্য টনসিল। এখানে একটাই আছে হেমারেজ, হ্যাঁ হেমারেজ হতে পারে। দেন হেমারেজ হলে কি হবে? আমরা সার্জারির প্লেসটা কোথায়? বিটুইন টু ফ্ল্যাপ। তাহলে হেমারেজ হলে নেক্সট স্টেপে কি ফর্মেশন হবে? গুড, সেপ্টাল হিমাটোমা ফর্মেশন হবে। আচ্ছা হিমাটোমা মানে ব্লাড কালেকশন। আচ্ছা এবার ব্লাড হিমাটোমা থেকে কি, আচ্ছা হিমাটোমা হলে আমরা কি করব? ইভাকুয়েট করব পাস্ট ইয়েটাকে, আবার রিপ্যাক করব হিমাটোমা ফর্মেশনে যদি বুঝতে পারি। এবার যদি প্যাক রিমুভের পরে অনেক সময় হিমাটোমা ফর্মেশন হয়, আগেকার দিনে হতো, এগুলো এখন আর হয় না। আফটার 3 or 4 ডোজ পেশেন্ট এগেইন কাম উইথ নিজাল অবস্ট্রাকশন, দেন অ্যান্টেরিয়র অ্যানোস্কোপি এক্সামিনেশনে দেখলাম যে সেপ্টামটা পুরো বালজ আউট হয়ে গেছে, দেন ওটাকে দেখতে হবে এটা হিমাটোমা না এখনই অ্যাবসেস ফর্মেশন হয়েছে সেপ্টাল। তো সেটাকে তাহলে ম্যানেজমেন্ট কি হবে? সেপ্টাল হেমাটোমাটাকে ড্রেনেজ করব, ব্লিডিংটা বার করবো, দেন রিপ্যাক করবো। আচ্ছা উইথ কোয়াগুলেশনের জন্য ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড বা এসব দিতে পারি, হ্যাঁ। আচ্ছা সেপ্টাল হিমাটোমা থেকে আর কি ফর্ম হতে পারে? অ্যাবসেস। কারণ কি? যে কোনো হিমাটোমা, ব্লাড ইজ এ গুড কালচার মিডিয়া অফ এনি ব্যাকটেরিয়া। সো যেখানেই শরীরের ব্লাড জমে সেখানে ব্যাকটেরিয়া খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে। সুতরাং হিমাটোমা থাকলে 48 আওয়ার্স বাদে ওর সাথে অ্যাবসেস ফর্মেশন হবে। শুধু এখানে নয়, অনেক জায়গাতেই, দেহের মধ্যে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে। সো সেপ্টাল অ্যাবসেস ফর্মেশন হবে। সেপ্টাল অ্যাবসেসের ম্যানেজমেন্ট তাহলে কি থাকবে? ড্রেনেজ, তারপরে চেঞ্জ অফ অ্যান্টিবায়োটিক, কারণ आइदर वही एंटीबायोटिक काज হয়নি, काज नहीं हुआ तो दूसरा एंटीबायोटिक देंगे, कुछ हायर एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एब्सेस हो गया, उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा अगर हम लोग ट्रीट नहीं किया? गुड, सेप्टल परफोरेशन फॉर्मेशन। ताहले पहले हो गया हेमोरेज, उसके बाद हो गया सेप्टल हिमाटोमा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो गया सेप्टल एब्सेस, उसके बाद क्या हो गया? वो फॉर्म दोनों तरह का नेक्रोज कर दिया फ्लैप, सो सेप्टल परफोरेशन। सेप्टल परफोरेशन का मैनेजमेंट क्या हो सकता है? मैनेजमेंट कोई शॉर्ट नोट में आता था पहले, मैनेजमेंट में है सेप्टल परफोरेशन में है, अधिका में है, एक पैरा है शायद उसमें। सेप्टल परफोरेशन को सर्जिकली हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज लेफ्ट मतलब वैसे ही रख सकते हैं। उसमें एक सिलियास्टिक बटन रहता है, वो भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं कि बटन जैसे होता है, जैसे ऐसे दोनों तरफ से उसको क्लैम कर देते, तो उसको कास्टिंग वगैरह होता ही रहता है उसमें भी। और सर्जिकली इसको करेक्ट किया जा सकता है सेप्टल परफोरेशन को,
with the help of different local फ्लैप दे सकते हैं और कार्टिलेज भी उसमें दे सकते हैं इन बिटवीन फ्लैप के उसके बाद फ्लैप कहाँ से ले सकते हैं फ्लोर ऑफ नोज में ले सकते थे और रोटेशन फ्लैप ले सकते हैं निजल सेप्टम में भी वो सर्जरी का मैनेजमेंट का पार्ट में आ रहा है तो ये डिफरेंट आर द मैनेजमेंट ऑफ सेप्टल these are the different management of septal perforation and the septal perforation छोड़ के और क्या हो सकता है हाँ ये इन्फेक्शन से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोल के एक होता है सिंड्रोम हाँ सेप्टिक शॉक उसके बाद उतना नहीं होता है नहीं उसमें कैसे पता चलेगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो रहा है पेशेंट का हाइपोटेंशन होगा शॉक में जा रहे हैं तब हाइपोटेंशन होगा पास डिस्चार्ज आएगा टेम्परेचर थोड़ा राइज करेगा माइल्ड और उसमें क्या है पेन थोड़ा ज्यादा बोल सकता है और नॉजिया वॉमिटिंग रहेगा तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक को चेंज करेंगे किसमें होता है स्टेफाइलोकोकल मेनली स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन से स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन नहीं तो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन से होता है स्टेफाइलोकोकस मेन होता है स्ट्रेप्टोकोकस में किस हाँ इसमें होता है तो हम लोग हायर एंटीबायोटिक में आईवी एंटीबायोटिक में जाएंगे और आईवी फ्लूइड देंगे हाइपोटेंशन इस सब करेक्शन के लिए और कॉम्प्लिकेशन में और कुछ हाँ लॉन्ग टाइम कॉम्प्लिकेशन ये तो हो गया इमीडिएट देन लॉन्ग टाइम में क्या होता है डिफॉर्मिटी कुछ हो सकता है ऐसे मन में सैडल नोज एक हो सकता है रिम को अगर ज्यादा रिमूव कर दिया हम लोग कार्टिलेज को तो नोज का जो ब्रिज है वो फॉल करेगा तो सैडलिंग ऑफ नोज होगा पहले एक और एक बोला इधर का कोलुमला स्ट्रक्ट को हम लोग रिमूव कर दिया तो रिट्रैक्शन होगा कोलुमला का कोलुमला रिट्रैक्शन और क्या हो सकता है एक टर्म बोला जो इधर उधर हिलेगा फ्लैपिंग ऑफ सेप्टम फ्लैपी सेप्टम ब्रीदिंग के साथ सेप्टम इधर उधर होगा अगर टू मच स्ट्रक्चर रिमूव कर दिया तब होता है इसके हाँ ये है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन दीज आर द ऑल कॉम्प्लिकेशंस अच्छा कुछ पूछना है एनी क्वेश्चन কিছু জিজ্ঞেস কর নেই সিলেবাসটা এখন ঠিক হয়নি বাংলা হবে হ্যাঁ কমপ্লিকেশনের হাত চলবে না তো ডিসকাশন হয়নি এখনো হ্যাঁ এইচওডি স্যার আসলে ডিসকাশন হবে তারপর আসবে সামনের সপ্তাহে বা এরকম কত তারিখ আছে ইন্টারন্যাশনাল 23 জুন আছে এখন অত তারা ইএনটি এত ইজি সাবজেক্ট ওটা নিয়ে ওগুলো তো আছে ইএনটি নিয়ে টেনশন কি আছে এটা তো কনসেপ্টের উপরে সেপ্টেম্বর সার্জারি একটাও হয়নি দেখানো